हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, साइंस ग्रुप के पेपर 2, ठीक है, सीटेट पेपर सेकेंड वालों के लिए, वो भी साइंस स्ट्रीम वालों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है साइंस का, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाकर के साइंस के पिछले प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। ठीक है, और एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं ना, सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और कुछ MCQ हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे छोड़कर कहीं मत जाइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए सीटेट का एग्ज़ाम जो है ना, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें सबको पास होना है। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों में ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं हैं नीचे दिए गए हैं। इन चरणों का सही क्रम बताइए या सही क्रम में लिखिए। बताइए भाई, इन खाद बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। ठीक है, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। देन उसके बाद कचरे को गड्ढे में डालिए। ठीक है, ये पहला है। उसके बाद कचरे को गड्ढे में डालिए। ओके, अब उसके बाद अब गड्ढे में केचुए डालिए। ठीक है, तीसरा हो गया। अब उसके बाद गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोल रखकर ढक दीजिए। ठीक है, ये चौथा हो गया। ओके, तो प्रक्रिया क्या हो गई भाई, BADC। ठीक, BADC, ऑप्शन नंबर C सही है। ओके, BADC। तो आप लोग समझ गए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कचरे को गड्ढे में डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें केचुए डालेंगे। फिर गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोल रख कर ढक देंगे। ठीक है, उसके लगभग 30 दिन बाद जो है खाद बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 2 जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं भाई, बताइए। स्वपोषण, विषम पोषण, परजीविता, सहजीवन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर D सही है, सहजीवन। ठीक है, जब 2 जीव साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक जीव दूसरे को आवास तथा भोजन प्रदान करता है, जबकि दूसरा जीव भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन में एक शैवाल तथा एक कवक घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। शैवाल तथा निर्मित भोजन कवक को मिलता रहता है तथा इसके बदले में वह कवक से खनिज लवण स्थानवार अच्छा प्राप्त करता है। ठीक है, शैवाल जो होता है वह भोजन बनाता है
देखिए सबसे पहले कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं। तो कवक से शैवाल जो है जल को लेता है, ठीक है, पानी को लेता है, और वह फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के बाद शैवाल जो है कवक को देता है, ठीक है। कवक शैवाल को जल देता है, रहने के लिए स्थान देता है, और उसके बदले में शैवाल जो है कवक को भोजन देता है, ठीक है। तो दोनों जो है एक दूसरे का मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इस प्रक्रिया को सहजीवन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आहार नाल यानी पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि ग्रास नली यानी ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, या फिर गुरुत्वीय बल लगता है, या हष्टपुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 123 बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ग्रास नली यानी ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं, ठीक है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो आमाशय में खुलती है, ठीक है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो आमाशय में खुलती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में सुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमानुकुंचन कहते हैं। इस प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है, कैसी होती है भाई, शुष्क एवं रुक्ष, या फिर शुष्क एवं श्लेष्मीय, या फिर आर्द्र एवं रुक्ष, या फिर आर्द्र एवं श्लेष्मीय। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, आर्द्र एवं श्लेष्मीय, ठीक है। त्वचीय श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुओं की त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। मेढक तथा केचुआ दो ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, ठीक है। मेढक तथा केचुआ दो ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, जिसके कारण इनकी त्वचा आर्द्र एवं श्लेष्मीय होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दर्शाई गई सारणी में लिखा, ठीक है। समय है और ओडोमीटर का पाठ्यांक किलोमीटर में है। ओके, देख लीजिए। अब बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी। क्या थी भाई चाल, औसत चाल निकालना है ना, तो औसत गति बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। औसत गति बराबर दूरी बटा समय, यही ना। अब औसत गति मतलब प्रारंभिक गति और अंतिम गति, इन दोनों का अंतर लेना होगा भाई। देखिए 78, 80, 6, ठीक। अब 78 752 घटा दीजिए, आ जाएगा आपका 4, 1 दे देगा 10, 10 में से 5 गया 5, ओके 54 आ गया। अब 54 किलोमीटर है भाई, ठीक है।
54 किलोमीटर, इसको आप लोग याद रखिएगा, 54 किलोमीटर आ गया। अब बस के द्वारा लिया गया कुल समय कितना लिया गया भाई? 8 बजे चला, 9 बजे पहुंच गया अपने गंतव्य स्थल पर, तो 1 घंटे का समय लगा। ठीक, अब 1 घंटे का समय लगा। अब देखिए इसके बाद स्किप करते हैं भाई। इसके बाद 1 घंटे का समय लगा ना, तो औसत गति मीटर प्रति सेकंड में, औसत गति जो है मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो कितना आया था? किलोमीटर, 54 किलोमीटर। ठीक है, इनटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, तो 1000 अपान 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, 3600 सेकंड होते हैं भाई, 3600 सेकंड। अब इसके बाद फिर देखिए भाई क्या होता है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हो गया यहाँ पर बचा कितना? 540 अपान 36, यही बचा। ठीक है, अब 6 के 36, ठीक है, और 6 36, 6 से 42, 6 48, 6 9 54, 9 आ गया और 0 है 90 हो गया। अब 6 1 6, 6 1 6, 3 बचा, शून्य में चला गया, 30 हो गया, 6 5 30, 15। ठीक है, 15 आपका आंसर आ गया भाई, यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और देखिए इसे और आसान तरीके से निकालना। देखिए वो तो पहला विधि था जो कि मतलब एक विस्तृत विधि जैसे करना चाहिए, ठीक है, वैसे ही हमको करना चाहिए भाई। और एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए ऐसा सवाल आए तो हमको क्या करना है? सबसे पहले तो अगर देखना है मीटर पर सेकंड में पूछा है तो आपको 5/18 से भाग देना है। ठीक है, देखिए कैसे। ओडोमीटर है ना, ओडोमीटर का अंतर ले लेंगे, प्रारंभ का और अंतिम का, दोनों का अंतर ले लेंगे। 78, एक मिनट भाई, देखिए 78 80 6 78 752। ठीक है, अंतर आ जाएगा 54। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड में पूछा है ना, तो आपको 5/18 से भाग देना है। तो 54 गुणे 5/18, 18 तिहाई 54, 3 5 15, आ गया ना आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। ओके, कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस, या फिर अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण अथवा अवतल लेंस, या फिर अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। ओके, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। ओके, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा बनी छवियां हमेशा आकार में छोटी होती हैं, आभासी और सीधी होती हैं। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बनी छवियां वस्तु की क्रमशः दर्पण और लेंस से दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, लेंस से दूरी पर निर्भर होती है। इसलिए अवतल दर्पण या उत्तल लेंस का उपयोग करके
बड़ी छवि को प्राप्त किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। खरीफ फसलों का समुच्चय कौन सा है भाई, बताइए। कपास, धान, मटर, अलसी, या फिर धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, या फिर चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं, या फिर मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। ओके, खरीफ फसलें वे फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा मानसून के बाद काट ली जाती हैं। धान, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। करिए भाई अध्ययन। ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। नहीं भाई, गलत बात है। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। जी बिल्कुल। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। ओके, ये भी सही है भाई। यानी बी सी डी तीनों ऑप्शन सही है। बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल की पौधों के साथ बढ़ते हैं और उनके साथ भोजन, पानी, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर उनके विकास को प्रभावित करते हैं। ये फसल के कटाई के समय बाधा उत्पन्न करते हैं। खरपतवार को 2,4-D जैसे खरपतवार नाशी का उपयोग करके हटाया जा सकता है। ठीक है, खरपतवार नाशी कौन सा है भाई, देखिए 2,4-D, ठीक है। 2,4-D यह एक खरपतवार नाशी दवा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है, या फिर रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है, या फिर तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस, या फिर रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी ही सही है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक, NaOH के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो जलती माचिस की तीली की नज़दीक लाने पर पॉप जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा, बताइए भाई। कॉपर ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए।
ऑप्शन नंबर डी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, जो ऑक्साइड जल से अपक्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा क्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। SO2 जल में काफ़ी विलेय है। जल में घुलकर यह सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, इसलिए जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देती है। ओके, समझ में आ गया। देखिए, SO2 प्लस H2O उत्पाद बनेगा भाई H2SO4, SO3 भाई, 4 नहीं, SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन का जोड़ा है? जल्दी बताइए। कोयला तथा मृदा, पेट्रोलियम तथा जल, खनिज तथा वन्यजीव, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, खनिज तथा वन्यजीव। ठीक है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रकृति में पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब उनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रकृति में पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार प्रयोग में ला दिया गया, उसके बाद फिर दोबारा उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए उनका विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम, खनिज और वन्यजीव शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? बताइए भाई, कौन सा कथन सत्य है? जल्दी बताइए। अपने आवास के नष्ट होने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर यह केवल चिड़ियाघरों एवं वनस्पति उद्यानों में पाई जाती हैं, या फिर ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं, या फिर विशेष क्षेत्र, ठीक, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। ठीक है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां जीवों की वे प्रजातियां होती हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वे दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं होती। जैसे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला एक सींग का गैंडा है, जो भारत की एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? बताइए भाई। क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन, या फिर क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, या फिर कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 133 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन। ठीक है,
डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन जीवों की वंशागत इकाइयां होती हैं। वे माता पिता से वंशानुगत जानकारी अपनी संतानों के लिए ले जाती हैं। जीन गुणसूत्रों में घनीभूत होते हैं, मतलब अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं तथा इसके पेलिकल, मैट्रिक्स तथा क्रोमैटिस 3 भाग होते हैं। ठीक है, केंद्रक में गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं तथा इनमें पेलिकल, मैट्रिक्स तथा क्रोमैटिड्स 3 भाग होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? बताइए भाई। केंद्रक, प्लास्टिड, प्लास्टिड आ गया, इसका मतलब पादप कोशिका हो गया। ठीक है, केंद्रक, क्रोमोसोम, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति आ गई भी। ठीक है, देखिए कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, या फिर कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। ठीक है, बल्कि कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। एक जंतु कोशिका क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम से बनी होती है। जंतु कोशिका में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल तथा रसधानी नहीं पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चयों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंडाशय, नहीं भाई। अंडोत्सर्ग, अंडवाहिनी, गर्भाशय, सही है। शुक्राणु वृषण, शुक्राणु नलिका, शिशन, ये भी सही है। ऋजुस्राव, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये भी सही है। बी सी डी, ठीक है, बी सी डी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन छोड़ करके तीनों ऑप्शन सही है। शुक्राणु, वृषण, शुक्राणु नलिका, शिशन मानव प्रजनन प्रणाली के भाग हैं, जबकि अंडोत्सर्ग, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि स्त्री प्रजनन प्रणाली के भाग हैं। ऋजुस्राव चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय के टूटे अस्तर के साथ निषेचित अंडों को योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऋजुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। लड़कियों में ऋजुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? बताइए भाई, किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? क्लोरीन की, सल्फर की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 136 है और ऑप्शन नंबर डी सही है, आयोडीन। ठीक है, कायांतरण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, कायांतरण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने के या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से
उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मेढक का बच्चा टैडपोल कुछ ही दिनों में कायांतरण करके मेढक बन जाता है। टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में आयोडीन की आवश्यकता होती है। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। कायांतरण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने के या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मेढक का बच्चा टैडपोल कुछ ही दिनों में कायांतरण करके मेढक बन जाता है। टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में आयोडीन की आवश्यकता होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइए भाई। प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, या फिर तकनीकी कौशल अर्जित करना, या फिर प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, या फिर वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर बी सही है, तकनीकी कौशल अर्जित करना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर तकनीकी कौशल हासिल करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, और बाकी तीनों के तीनों विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य है भाई। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, और प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए, या फिर संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, या फिर संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, या फिर विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को एक रचनात्मक का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है, एक रचनात्मक का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें छात्रों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है जिसमें वे अपने खुद के ज्ञान की खोज और उनका निर्माण करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि, क्या मांग है भाई बताइए? उसे शिक्षार्थियों की आय की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करना चाहिए, या फिर उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को प्रेषित करना चाहिए। और आगे देखते हैं। उसे शिक्षार्थियों को इस योग्य समझना चाहिए कि वे सराहना कर सकें कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पना किस तरह विकसित होती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। उसे शिक्षार्थियों की आय की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की मांग है कि उसे शिक्षार्थियों की आय की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है? प्रमाण मांगना, तर्क संगत चिंतन, या फिर पक्षपाती राय, या फिर व्यापक सोच। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, पक्षपाती सोच। ठीक है, पक्षपाती राय भाई। पक्षपाती राय वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है। एक वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति की किसी भी वस्तु चीज के बारे में पक्षपात पूर्ण राय नहीं होती। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की NCERT की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है, या फिर शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनसे उत्तर प्राप्त कर सके, या फिर शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सके, या फिर शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ दिया गया है ताकि छात्र सोचें, अपने परिवेश की खोज करें और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने वातावरण से उदाहरणों की तलाश करें। ठीक है, ठीक है ना? प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने वातावरण से उदाहरणों की तलाश करें। इससे उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विज्ञान की उपयोगिता का एहसास करने में और उनकी तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता को पैनापन प्रदान करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। ठीक है, पहला है, थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, या फिर थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसका मरकरी स्तर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है, या फिर थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। ठीक है, कक्षा 8 को डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करते हुए यह बताती है कि
थर्मामीटर के प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी के साथ धोने से थर्मामीटर के तापमान में बढ़ोतरी होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के अभ्यास में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। क्या है भाई मुख्य उद्देश्य? बताइए। आधारभूत संकल्पना की गहन समझ को बढ़ाना, या फिर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या फिर अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या फिर अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। ठीक है, कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को अभ्यास में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। क्या है भाई? शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड, या फिर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या फिर अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या फिर अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 144 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। विज्ञान के प्रदर्शन उनके रचनात्मक विचारों को प्रदर्शित करने के लिए छात्रों के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। वे कुछ नए और उपयोगी करने की कोशिश करते हैं जो भविष्य में उन नई चीज़ों को नए तरीके से करने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थी को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रक्रमण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। ठीक है, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव और गैस द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थी द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। अब देखिए, श्यामपट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना, या फिर विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के बाद चर्चा का आयोजन करना, या फिर हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना, या फिर व्याख्यान के दौरान कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। उपयुक्त उपागमों में से प्रक्रमण को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? बताइए भाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। हस्तपरक शिक्षार्थी
गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। ठीक है। हैंड्स ऑन छात्रों की हैंड्स ऑन छात्रों की गतिविधियों के गठन के बाद विचार विमर्श कक्षा को सीखने की प्रक्रिया में शामिल रखेगा और छात्रों को तरल पदार्थ और गैसों द्वारा निर्माण किए जाने वाले दबाव की अवधारणा की स्पष्ट और व्यवहारिक समझ देगा। इस तरह से विज्ञान को सिखाया जाना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी का ... के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है भाई? सीखने का स्तर सुनिश्चित करने, समस्या समाधान कौशल का विकास करने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, समस्या समाधान कौशल का विकास करने। ठीक है। छात्रों में समस्या सुलझाने के कौशल को विकसित करने के लिए कक्षा में पूछताछ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रश्न छात्रों की कक्षा में चर्चा को जा रही है। समस्या को हल करने के लिए विचार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करेंगे। कभी कभी प्रश्न को समझाने या उसका उत्तर देने के बजाय शिक्षक दूसरा प्रश्न पूछता है जो पिछले प्रश्न के उत्तर के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करते हैं। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, समस्या समाधान कौशल का विकास करने। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है, इनको सही क्रम में करना है भाई। ठीक है, सही क्रम में करना है। चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, पहला काम। फिर दूसरा है, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। ठीक है, ये दूसरा है। अब तीसरा कौन है? इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन का मिलाइए, ये तीसरा है। ठीक है। और चौथा है, परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, BADC। ठीक है, BADC। भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के चरण। सबसे पहला चरण है, परीक्षण किए जाने वाले भोज्य पदार्थ में थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बनाइए। ठीक है। फिर दूसरा चरण है, खाद्य पदार्थ को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें 10 बूंद जल डालिए, फिर हिलाइए। इसके बाद कॉपर सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को 10 बूंद परख नली में डालकर भली भांति हिलाइए। फिर चौथा प्रक्रिया है, अगर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग में बदलता है तो यह भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति इंगित करता है या संकेत करता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है। कौन कौन सी प्रक्रिया से पता चलेगा भाई? देखिए, परीक्षण के लिए सबसे पहले खाद्य पदार्थ में थोड़ा खाद्य पदार्थ का पेस्ट लीजिए। ठीक है। अब उसमें 10 बूंद जल डालिए। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 बूंद डालिए। उसके बाद फिर उसे हिलाइए। उसके बाद फिर देखिए कि अगर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो वह जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है या फिर प्रोटीन उपस्थित है। ओके, और नहीं मतलब बैंगनी रंग में नहीं बदलता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। ओके,
या टेस्ट किया जाता है, प्रोटीन की उपस्थिति का टेस्ट है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? बताइए भाई। वर्तिकाएं, अंडाशय एवं वर्तिका। ठीक है, पहले ही बता दिए भाई, क्या ही बताएं। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। ये पौधे के जायांग में पाए जाते हैं। वर्तिका अंडाशय के ऊपर, वर्तिका जो होता है अंडाशय के ऊपर का लंबा एवं पतला भाग होता है, जबकि वर्तिकाग्र वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग होता है जो चिपचिपा होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? बताइए भाई, कितनी पेशियां? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 2 पेशियां। ठीक है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए एगोनिस्टिक और एगोनिस्ट की पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए एगोनिस्ट और एगोनिस्ट, ठीक है, एगोनिस्ट और एगोनिस्ट की पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। एगोनिस्ट पेशियां काम करने वाली होती हैं, जबकि चोट को रोकने और हड्डियों की हलचल को नियंत्रित करने के लिए एटगोनिस्ट, ठीक है, एटगोनिस्ट मांसपेशियां एपोनिस्ट मांसपेशियों के विरुद्ध कार्य करती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। बताइए भाई। कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। बता दिए भाई। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है भाई, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। ओके, निवास स्थान के 2 यानी जैविक और अजैविक घटक होते हैं। निवास स्थान के 2 यानी जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटकों में कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप आदि जीव निवास करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये तो थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।